Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saidan and today we are going to derive the quantized radii and quantized energies. इन द लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो हमने बोहर एटॉमिक मॉडल की बात की थी और बोहर एटॉमिक मॉडल में जो टू वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं क्वांटाइज्ड रेडियाई के रेडियाई जो है वो क्वांटाइज्ड होते हैं किसी भी एटम के, और साथ ही हम एनर्जीज़ की बात करें क्वांटाइज्ड एनर्जीज़ की। ये दोनों कंसेप्ट जो है ये बोहर एटॉमिक मॉडल से हमें मिले थे। उससे पहले किसी भी एटॉमिक मॉडल ने ना ही ऑर्बिट्स को डिफाइन किया था कि कोई ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ना ही उन्होंने क्वांटाइजेशन की बात की थी कि एनर्जी जो है और जो आपके रेडियाई हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें बोहर एटॉमिक मॉडल से पता चला। तो क्वांटाइज्ड रेडियाई जो है उसके लिए सबसे पहले कि हम, और ये सारा काम बोहर ने हाइड्रोजन एटम के साथ किया था क्योंकि लाइटेस्ट ऑफ ऑल द एटम्स है, उसने हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करके उसमें जो है उसने कंसीडर किया कि वो जो सेंट्रल जो न्यूक्लियस है आपका, इसके बारे में तो ऑलरेडी रदरफोर्ड ने हमें बता दिया था जब उसने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कराया था कि सेंटर में न्यूक्लियस जो है वो कंसनट्रेटेड होता है इन द सेंट्रल कोर, और जो होल मैस ऑफ द एटम होता है वो सिर्फ इस न्यूक्लियस की वजह से होता है, और जो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज प्लस ई हम कंसीडर करते हैं ड्यू टू प्रोटॉन्स, बिकॉज न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं लेकिन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो पॉजिटिव होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में सर्कुलर एंड स्फेरिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो -e होता है, एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल M मास ऑफ न्यूक्लियस को इसलिए कंसिडर किया क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस हमने कहा कि होल मास ऑफ द एटम जो है वो इज ड्यू टू द मास ऑफ न्यूक्लियस, सो मास ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बातें, और इलेक्ट्रॉन की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिससे वो रिवॉल्व करेगा, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो Vn, वो भी इसकी क्वांटाइज्ड वेलोसिटी है। इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वांटाइज्ड वेलोसिटी किस तरीके से आती है, और ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से क्वांटाइज्ड वेलोसिटी Vn के साथ जो है वो रिवॉल्व करता है। तो दो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रॉन के जो एट अ सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में दो फोर्सेज इस पर लग रही हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो आपने कूलम्स लॉ भी पढ़ा, आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस पर लाजमी एक्ट कर रही है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है। यहाँ पे हम सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात करें, कोई लीनियर मोशन की बात नहीं करें। तो जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, साथ ही साथ उसके चूंकि ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगी। कोई भी चीज़ जो दायरे में घूमती है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, जो कि एक रेडियल फोर्स होती है जो अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है। तो ये दोनों फोर्सेस की प्रेजेंस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी जो है वो आपकी कूलम्स फोर्स, ये दोनों फोर्सेस एट द सेम टाइम जो है इस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रही हैं, जिनकी वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। ये भी आपने कल बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन तब तक अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता जब तक कि वो कोई ट्रांजिशन नहीं करता। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऊपर कोई करंट फॉल करा दें, या कोई जब वो एनर्जी कहीं से लेता है, किसी इनकमिंग फोटॉन से एनर्जी लेता है, फिर वो एक्साइट होकर जब किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, तो वहाँ से फिर जब वो वापस डी एक्साइट होकर नीचे आता है तो ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन वो उतनी ही एनर्जी का फोटॉन इमिट कर देता है ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, और फिर वो आपने उसकी ये एनर्जी, ये जो इसके पोस्टुलेट्स थे ये आपने कल देखे थे कि फिर वो जो उसकी एनर्जी है HF वो इक्वल होती है En - Ep, यानी उसकी हाई एनर्जी स्टेट माइनस उसकी टू द लोअर एनर्जी स्टेट EP। तो ये आपने थर्ड पोस्टुलेट में इसके पढ़ा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इसके पोस्टुलेट्स है बोहर के, जिसमें उसने बताया कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन चूंकि पार्टिकल होने के साथ साथ एक वेव के तौर पे भी बिहेव करता है। तो हमने इसको एज अ स्टेशनरी वेव भी पढ़ा था कि डी ब्रोगली की जो इंटरप्रिटेशन थी और बोहर ऑर्बिट की, उसको हमने एज अ स्टेशनरी वेव भी कंसिडर किया था, बिकॉज ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी आपने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ पार्टिकल है बल्कि एक एक्सरे वेव के तौर पर भी बिहेव करता है। तो हमने इसे एज अ स्टेशनरी वेव कंसिडर करके और फिर हमने ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगा के हमने ये इसका सेकंड पोस्टुलेट इवैल्यूएट किया था, जिसमें कहा था कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है आपका MVR वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π के। h/2π इस h कट आपने प्रीवियस चैप्टर में इसको पढ़ा है कि h कट जो है वो h/2π के इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल था।
यहाँ से अब हम आज जो हमने अपनी एवेल्यूएशन करनी है क्वांटाइज्ड रेडियाई की और क्वांटाइज्ड एनर्जीज की, वो इसी फार्मूला से हम करेंगे। ये जो आपने वेलोसिटी, यहाँ से आप वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी जो है ये इक्वल होगी NH/2 और ये जो m और r इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेलोसिटी के साथ, वो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। सो हम इस एक्सप्रेशन में जो हम बाय यूजिंग द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, इसको यूज़ करते हुए हमने ये जो आगे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिख रहे हैं ये वाला कि Vn इज इक्वल टू NH/2 mRn, ये उसी एक्सप्रेशन से बाय यूजिंग द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ, ये आपको कहाँ से मिला ये एक्सप्रेशन? फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर के एटॉमिक मॉडल्स के सेकंड पोस्टुलेट से आपने ये Vn की वैल्यू, n इधर क्यों बता रहे हैं हम और इधर भी n लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये उधर जो राइट साइड पे n तो इसमें पहले भी मौजूद था, इस साइड पे v के नीचे अब n लगाने का मकसद ये है कि हमारे पास ये क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स है ना, चूंकि और ये जो आपकी वेलोसिटी है ये भी क्वांटाइज्ड है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के ऊपर, और वेयर n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी शो करता है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के ऊपर डिपेंड करती है इसकी ये वेलोसिटी भी। ठीक है, सो v के नीचे सबस्क्रिप्ट में आप n लिखेंगे इज इक्वल टू NH/2 mRn। ये आपने फ्रॉम द पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपने इसको राइट डाउन किया है। ठीक है, उसके बाद ये फिगर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये किस तरह से सेंट्रल न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है। फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू स्टे इन द सर्कुलर ऑर्बिट, द सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने आपको कहा दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसको आप F और सबस्क्रिप्ट में C से शो करते हैं। सो दिस FC इज इक्वल टू mv²/r। अब आपकी वेलोसिटी यानी जो आपने स्पीड ली है, जो इलेक्ट्रॉन जिससे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो आपकी वो जो उसकी वेलोसिटी है वो भी क्वांटाइज्ड है। सो आप इसके नीचे n का फैक्टर लिखेंगे और जो आपके रेडियाएं हैं ये भी क्वांटाइज्ड है, r के नीचे भी n लिखेंगे। मैस इज अ कांस्टेंट फैक्टर, कांस्टेंट के नीचे कोई भी n वगैरह वो उसके नीचे कोई फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। बाकी वेलोसिटी भी आपकी क्वांटाइज्ड है, उसको भी आप v के नीचे n लिख सकते हैं, Vn²/r के नीचे भी n लिख सकते हैं, बिकॉज ये v और n जो वेलोसिटी है और जो आपके रेडियाई ये दोनों क्वांटाइज्ड हैं, इसलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे। इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्स फोर्स, और चूंकि वो चार्ज पार्टिकल है तो कूलम्स फोर्स, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, Fe इज इक्वल टू KE²/Rn²। ये वही फार्मूला है जो आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। K जो है वो आपका कूलम्स कांस्टेंट है ना, 1/4πε0 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे उसको K लिखा है और Q1 Q2/r²। यहाँ दो चार्जेस है Q1 Q2 आपके, एक आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। तो Q1 Q2 जब दोनों आप E को मल्टीप्लाई करेंगे तो E² हो जाएगा और ओवर Rn का स्क्वायर, बिकॉज R इज क्वांटाइज्ड रेडियाई है आपके, तो इसके नीचे आप R लिखेंगे। और आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया है इसके मैग्नीट्यूड में, आपने इसके सिर्फ स्केलर फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं। वेलोसिटी भी जो आप ले रहे हैं इधर आप इसके सिर्फ स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, तो कहीं पे भी आप वेक्टर फॉर्म कंसिडर नहीं कर रहे, इसलिए आप ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, इसका हम नेगेटिव साइन इग्नोर करें इधर। सो दिस इज F इज इक्वल टू Fe इज इक्वल टू K²/Rn²। अब आप इन दोनों को कंपेयर करा सकते हैं, ये दोनों फोर्सेस चूंकि एट सेम टाइम एक्ट कर रही हैं, where E is the magnitude of the charge on the electron as well as on the hydrogen nucleus consisting of a single proton। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में भी आपको पता सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन होता है, ठीक है, तो उस पर भी चार्ज प्लस E होगा। और ये जो हम इसकी भी सिर्फ हम स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, -E की बजाय हम इसको E कंसीडर कर रहे हैं। E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, यानी यू कैन टेक सेंट्रीपिटल फोर्स Fc शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स फोर्स Fe, और यहाँ से Fc की वैल्यू डालें mVn² इज इक्वल टू E की वैल्यू आप डालें। ठीक है, Fe क्या है, ये आपकी कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Ke²/Rn²। और इन दोनों को जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से आपने Rn निकालना है। सो Rn किसके इक्वल होगा, ये एक Rn तो इसके स्क्वायर से कट जाएगा ना, सो Rn शुड बी इक्वल टू, ये जब इधर चला जाएगा इस Rn² को इस तरफ ले जाएं ताकि एक Rn कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी एक Rn रह जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू K²/mVn², ये बन जाएगा। ठीक है, K उन्होंने बता दिया कूलम्स कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 1/4πε0। हमने क्या किया, ये जो Rn² है ये मैं राइट साइड के डिनोमिनेटर से लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में ले गई। ठीक है, और ये जो mVn² है ये मैं लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर से राइट साइड के डिनोमिनेटर में ले गई, इस तरह से। और उसके बाद ये Rn रह गया आपके पास। अब इसमें ये जो Vn² की वैल्यू आपने ऊपर लिखी है, ये Vn है आपके पास, जो आपने फ्रॉम द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल का, इसका आप स्क्वायर लेके इधर पुट कर सकते हैं।
सो दिस इज आर एन इज इक्वल टू के स्क्वेयर ओवर एम इंटू वी एन स्क्वेयर है, वी एन की वैल्यू ये डालिए एन एच ओवर 2 पाई m आर एन इसका होल का स्क्वेयर। और आपको पता है जब बटे के नीचे बटा आता है यानी ओवर के नीचे ऊपर यानी डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर, तो वो न्यूमिनेटर में चला जाता है। तो ये जो टर्म है इसका आपने स्क्वायर करके इसको यानी ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन का स्क्वायर, और ये यहाँ चला जाएगा न्यूमिनेटर में इस तरह से, ठीक है। और नीचे क्या रह जाएगा m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर वेयर h इज द प्लांक्स कांस्टेंट। अब ये देखें ये इस तरफ फिर आर एन स्क्वायर है, राइट साइड पे बन गया जब हमने इसका स्क्वायर लेके ऊपर लेके गए, और इस तरफ आर एन है। अब ये एक आर एन इसके स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। और ये जो एक नीचे वाला मैस है ये ऊपर वाले मैस के स्क्वायर से को कैंसिल कर देगा, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो हमने कर। अब बाकी अब आपने आर एन निकालना है, तो आर एन कैसे आएगा, ये जो एन स्क्वायर, अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, आर एन को इधर अकेला छोड़ दें क्योंकि ये इधर एक आर एन बचा, यहाँ पे कोई आर एन नहीं है अब, तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर इधर चला जाएगा न्यूमिनेटर में जो इधर डिनोमिनेटर में है। और ये जो टर्म्स है सारी के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ये इधर डिनोमिनेटर में चली जाएंगी जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, ठीक है। तो जो न्यूमिनेटर की टर्म्स हैं एक्सेप्ट आर एन, क्योंकि आर एन की तो वैल्यू आपने निकालनी है ना, तो आर एन को इधर छोड़ के बाकी सारी टर्म्स आप इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे, और ये जो टर्म्स हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में ये इधर न्यूमिनेटर में चली जाएंगी। तो ये आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। सो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर, ये यहाँ से आ जाएगी ये फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सारी स्वाई एन स्क्वायर के एन स्क्वायर जो है वो आपको क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को शो करता है। बाकी ये जो सारी टर्म्स हैं एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर, इनको आप ये सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको आप एवेल्युएट कर सकते हैं और इन सारी कांस्टेंट टर्म्स को आप R1 कह सकते हैं, ठीक है। यानी एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर ये पूरी चीज़ जो है वो आपकी R1 है, यानी रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट का जो रेडियस है वो R1, इसको आप वैल्यूएट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं ये देखेंगे, मैंने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज लिखी हुई हैं। वेयर एच इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। M is the mass of electron 9.11 into 10⁻⁻31 kilogram, and E is the charge of electron 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। नेगेटिव साइन इधर हम कंसीडर नहीं कर रहे चार्ज के लिए क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। ये सारी कांस्टेंट्स की वैल्यूज जब आप इधर पुट करेंगे, इधर बाकी नीचे 4 है और पाई की वैल्यू आपको पता है वो 3.14 होती है या 22/7, ये सारी वैल्यूज जब आप इसमें पुट करके इसको वैल्यूएट करेंगे तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से 0.053 नैनोमीटर इसकी वैल्यू आएगी। वेयर नैनो जो है वो प्रीफिक्स है और वो इसकी ये जो नैनो प्रीफिक्स है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹, ठीक है। तो ये आप वैल्यूएट कर सकते हैं इन कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करके। This agrees with the experimentally measured values and is called the first Bohr orbit radius। इसको आप एक्सपेरिमेंटली मेजर वैल्यूज के साथ, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली वेल जा रहा था, यानी जो वैल्यू उसने कैलकुलेट की थी वो एक्सपेरिमेंटली भी सही प्रूव हो रही थी, और इसको आप फर्स्ट बोहर ऑर्बिट रेडियस कह सकते हैं R1, ठीक है, जो फर्स्ट रेडियस है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, और इसको बोहर रेडियस भी कहते हैं ऑफ द हाइड्रोजन एटम। थस अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी द रेडियाई ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम आर, ये क्वांटाइज्ड रेडियाई को शो कर रहे हैं, वो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप रेडियाई कैसे क्वांटाइज्ड हैं, ये उसकी क्वांटाइजेशन को शो कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू आपने जैसे वैल्यूएट कर ली है तो आप उसकी मदद से बाकी तमाम ऑर्बिट्स के रेडियस को इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए R n इज क्वांटाइज्ड रेडियाई। अब क्वांटाइज्ड रेडियाई का मतलब है कि अगर आप इधर n को 1 पुट करें इस इक्वेशन में, इफ n इज इक्वल टू 1, ये किसके बराबर हमने कहा ना, दिस R n इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। अगर आप n को 1 डालेंगे सो R जो है आपका वो आपको फर्स्ट ऑर्बिट मिल जाएगा R1, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ गया। n को 2 पुट करेंगे सो दिस इज 4R1, n को 3 पुट करेंगे सो दिस इज 9R1, n को 4 पुट करेंगे सो दिस इज 16R1 एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब है कि तमाम ऑर्बिट्स के जो रेडियाएँ हैं वो आप वैल्यूएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस, यानी तमाम इसके मल्टीपल हैं, यानी पहले ऑर्बिट का रेडियस अगर आपको उसकी वैल्यू आपने वैल्यूएट की हुई है तो उसकी मदद से आप तमाम ऑर्बिट के रेडियाई को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस विच इज़ नोन एज बोहर ऑर्बिट रेडियस, ठीक है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि आपके रेडियाई जो हैं वो
क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ वो होती हैं जो हम एक वैल्यू की मदद से बाकी तमाम वैल्यूज़ उसके इंटीग्रल मल्टीपल के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज Rn इज इक्वल टू R1 और आप 4R1 जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस है, 4R1 सेकंड ऑर्बिट रेडियस, 9R1 थर्ड ऑर्बिट रेडियस, 16R1 जो है वो 14 फोर्थ ऑर्बिट रेडियस एंड अप टू सो ऑन। इस तरह ये आपको ये दिखाया हुआ उन्होंने साइड पे। ये फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस है आपका n इज इक्वल टू 1 के लिए R1, फिर सेकंड ऑर्बिट रेडियस R2, फिर थर्ड ऑर्बिट रेडियस R3 फॉर n इज इक्वल टू 3 अप टू सो ऑन। आप जितने रेडियाएं हों आप उनको वो सारे क्वांटाइज्ड होते हैं। आप R1 की वैल्यू की मदद से बाकी तमाम रेडियाए को वैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस, जिसको आप बोहर ऑर्बिट रेडियस भी कहते हैं, ठीक है, या बोहर रेडियस भी कहते हैं ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब ये जो हमने ये तो हमने बता दिया क्वांटाइज्ड रेडियाई का। अब मैंने आपको कहा था ये जो वेलोसिटी है ये भी क्वांटाइज्ड है। इस वेलोसिटी को भी आप क्वांटाइज्ड फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, ये वेलोसिटी का आपने फ्रॉम द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल लिखा था कि Vn इज इक्वल टू NH/2πmRn, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो भी आपने निकाला है फार्मूला Rn का क्वांटाइज्ड रेडियाई का, ये वाला ये फार्मूला यहाँ पुट कर सकते हैं इस तरह से। सो दिस इज NH/2πm और Rn की क्या वैल्यू है, ये जो आपने निकाली है n²h²/4π² kme², ये आप इधर पुट कर सकते हैं। और जब आप इसको इधर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इधर से कट हो सकती हैं। एक n कैंसिल हो जाएगा n² से, एक h कैंसिल हो जाएगा h² से, 2 जो है वो 4 से कैंसिल होके तो नीचे 2 आ जाएगा, और पाए एक कैंसिल हो जाएगा, एक मैस कैंसिल हो जाएगा। और अब ये चूंकि बटे के नीचे बटे की जो वैल्यूज़ आती हैं डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर वो न्यूमिनेटर में चली जाएंगी, तो बाकी आपके पास क्या बचा, ये हो गया 2π, नीचे 2 रह गया ना, 2 1 2 2 2 4, 4 को कैंसिल करके आपने 2 लिखा। सो दिस इज 2π k e², ये ऊपर चला जाएगा जो डिनोमिनेटर के ओवर डिनोमिनेटर है, बटे के नीचे जो बटे की वैल्यू जो होगी ऊपर चली जाएगी। सो दिस इज 2π k e², ये न्यूमिनेटर में चलेगी, डिवाइडेड बाय NH, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ NH रहा है। सो दिस इज 2π k²/NH। दिस इज द फार्मूला ऑफ द क्वांटाइज्ड आपकी जो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ठीक है। आप इसको वेलोसिटी अगर वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो वेलोसिटी कहते हैं, अगर आप इसकी स्केलर फॉर्म कंसीडर करें तो आप इसको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं इन द nth ऑर्बिट, ठीक है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आप nth ऑर्बिट की स्पीड इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी क्वांटाइज्ड है। आप इसमें भी n इज इक्वल टू 1 पुट करके फर्स्ट ऑर्बिट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इन द फर्स्ट ऑर्बिट निकाल सकते हैं। इसी तरह n को 2 पुट करके इलेक्ट्रॉन की स्पीड इन द सेकंड ऑर्बिट निकाल सकते हैं, फिर 3 पुट करके इलेक्ट्रॉन की स्पीड इन द थर्ड ऑर्बिट निकाल सकते हैं, अप टू सो ऑन। तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो आप n की वैल्यूज पुट करके 1 2 3, क्योंकि n आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, आप n को 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करके आप जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इसकी स्पीड की ऑफ द इलेक्ट्रॉन की या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। तो ये इसलिए ये क्वांटाइज्ड है। इसी तरह रेडियाई भी हमने देखा कि ये क्वांटाइज्ड है। एक ऑर्बिट रेडियस जो फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस है उसकी वैल्यू आप अगर आपने निकाल ली है तो उसकी मदद से आप तमाम ऑर्बिट के रेडियाई की वैल्यू एवेल्यूएट कर सकते हैं, बिकॉज द रेडियाई आर क्वांटाइज्ड। सिमिलरली अगर आप इधर फर्स्ट ऑर्बिट की स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें फॉर n इज इक्वल टू 1, तो आप उसकी मदद से भी बाकी तमाम ऑर्बिट के अंदर जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्वांटाइज्ड है ना, तो वो भी एवेल्यूएट कर सकते हैं। उसके बाद क्वांटाइज्ड एनर्जीज की बात करते हैं। अब क्वांटाइज्ड, जैसे आपने क्वांटाइज्ड रेडियाई देखे, इसी तरह क्वांटाइज्ड एनर्जीज। लेट अस कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम अगर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर ऑर्बिट के अंदर अगर टोटल एनर्जी उसका निकालते हैं तो En से हम शो करते हैं। n क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड। जो क्वांटाइज्ड टर्म होती है उसके नीचे n आपने लिखना है। सो En इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। वेयर ई इज द टोटल एनर्जी, और ये क्वांटाइज्ड है तो ये दोनों के सम के इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ये उसका फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा है अब प्रीवियस क्लासेस में भी, कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। v के नीचे n हम इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज अभी आपने देखा कि जो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है nth ऑर्बिट में वो भी क्वांटाइज्ड है, तो उसके नीचे भी n की ज़रूर डालेंगे। मैथ कांस्टेंट है उसके नीचे नहीं डालेंगे, कांस्टेंट्स के नीचे हम n का फैक्टर नहीं डालते, सिर्फ उन टर्म्स के नीचे डालते हैं जो वेरी कर सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू n, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, सो दिस इज mv के नीचे n और स्क्वायर और प्लस ये क्या चीज़ है, अब उन्होंने पुट की, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उन्होंने कैसे पुट की है,
एज यू नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, और वर्क डन होती है चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको आप इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं V। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आपने चैप्टर नंबर 12 में एवेल्युएट की हुई है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये होता है 1/4πε0 Q/R, ठीक है। और ये कूलम्स पोटेंशियल आपने निकाला था जब कूलम्स फोर्स कंसीडर करके, तो ये वो है। इसको जब आप इसमें पुट करेंगे सो यहाँ से आपके पास ये E ऑलरेडी मौजूद था वर्क डन के फार्मूला में जो कि पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। सो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा सो दिस इज KE²/R, और माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि अब आपके पास दो चार्जेस हैं, एक जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से और एक नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो ये जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो फिर आप प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों का जब आपने ये वर्क डन निकाल रहे हैं तो ये इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो ये -KE²/R के को होगा। ये के जो आपके पास ये E है एक चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से जो कि वर्क डन के फार्मूले से आया, और एक जो चार्ज है ये इसके अंदर मौजूद है जो आपका कूलम्स पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फार्मूला में, ठीक है। तो ये दिस इज -KE²/R, R के बेस में N आया, और N इसलिए आ रहा है क्योंकि R जो है वो क्वांटाइज्ड है, K और E जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये अब आपने अपनी काइनेटिक एनर्जी का भी और दूसरी आपने अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी राइट डाउन कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, जब इसको एवेल्युएट करेंगे टोटल एनर्जी के फार्मूला को, तो आपने यहाँ से किस तरह के, अब सबसे पहले फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी फार्मूला, पहले हम काइनेटिक, ये जो mvn² की वैल्यू है ना, ये वाली mvn², ये भी हम एवेल्युएट करना चाहते हैं जो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में आ रही है। ये एवेल्युएट हम कहाँ से कर सकते हैं, ये हम एवेल्युएट कर सकते हैं, ये देखें फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी हाफ mvn², ये मैंने कहा कि इस वैल्यू को आप एवेल्युएट करना चाहते हैं, ये आपको कहाँ से मिलेगी mvn² की वैल्यू, यहाँ से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20.10, ये है क्वेश्चन नंबर 20.10। यहाँ से आप mvn², जब आपने कूलम्स वो जो है अपनी कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe और सेंटीमीटर फोर्स को कंपेयर किया था, तो वहाँ से आप mvn² की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ KE²। ये देखें ये Rn इधर चला जाएगा और दिस इज KE²/Rn, ठीक है। और जब आप उसे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में पुट करेंगे हाफ ऑफ mvn², vn² की जगह आप ये डालेंगे ना KE²/Rn, ठीक है। सो दिस KE²/Rn जो आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 20.10 यानी 10th इक्वेशन से आपने निकाली है, ये जब आप इधर पुट करेंगे हाफ mvn² की जगह, सो दिस इज KE²/2Rn, ठीक है। अब आप इस काइनेटिक एनर्जी को भी इसमें पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में जहाँ पे हमने vn² की वैल्यू जहाँ के लिए निकाली। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी वर्क डन के फार्मूला से और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कंसीडर करके। तो ये दोनों जब आप इधर पुट करेंगे सो दिस इज KE², ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, के टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली KE²/2Rn, और पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये नेगेटिव साइन भी था, सो दिस इज -KE²/Rn, ठीक है। अब ये देखें दिस इज KE²/Rn, तो दोनों में कॉमन है, आप इसको कॉमन ले सकते हैं KE²/Rn को, ठीक है। और अंदर क्या होगा 1/2 - 1, यानी हाफ -1 का मतलब है -½ 1/2 -1 का क्या मतलब होगा -1/2। तो ये इस तरह से आपने इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब ये जो टोटल एनर्जी आपने कैलकुलेट की है इसमें से आप इसमें अब Rn की वैल्यू जो भी आपने क्वांटाइज्ड रेडियाई की वैल्यू निकाली है वो आप इधर पुट कर सकते हैं। क्वांटाइज्ड रेडियाई की क्या वैल्यू आपने निकाली है n² h² / 4π² kme², वो आप यहाँ पे पुट करें Rn की जगह नीचे। तो आप जब उसको ये इस तरह से, सो En इज इक्वल टू -KE²/2 और Rn की जगह n² h² / 4π² kme², ये जो नीचे है ये 2 1 2 2 2 4 और ये टर्म ऊपर चली जाएगी। सो दिस इज En इज इक्वल टू, और ये जो नीचे वाली टर्म है ये -2π² k और k ये वाला मल्टीप्लाई होके k² m और E² और E² मल्टीप्लाई होके e⁴/n² h², ठीक है। ये जितनी टर्म जो है वो डिनोमिनेटर के ओवर डिनोमिनेटर होती है वो ऊपर चली जाएगी ना न्यूमिनेटर में, ठीक है। सो ये फॉर्म बन जाएगी इसकी। ये आपका क्वांटाइज्ड रेडियाई का ये फॉर्मूला है जिसमें बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है एक्सेप्ट n² को -1/n² को आपने बाहर रहने दिया और ये सारी कांस्टेंट टर्म्स को यू कैन से ऑल दीज टर्म्स E0
पाई भी कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट के भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ जो हैं वो बता दी हैं। ठीक है, आप इनको यूज़ करते हुए आप इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी टर्म है 2π², ये आपकी ई नॉट को शो कर रही है यहाँ से। सो दिस इज़ योर ई नॉट, और बाकी वो -1/n²। ठीक है, अब ये ई नॉट क्या है, इसमें से 2π²k² m e⁴/h²। इसको अगर आप वैल्यूएट करें वो सारी वैल्यूज डाल के जो मैंने आपको राइट डाउन कराई हैं, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक है, पहले आपके पास जारी बात है, आप ऐसे यूनिट में यूज़ करेंगे तो पहले जूल में आएगा। जूल को जब आप 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने इसकी एनर्जी निकालनी है, क्योंकि जब हम स्मॉल पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो उनकी एनर्जी हम ऐसा यूनिट जूल में नहीं निकालते बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, विच इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बोहर एटम। ये वो एनर्जी है जो कम अज़ कम इतनी एनर्जी आपको चाहिए अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को उसके फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से निकालना चाहते हैं, तो एटलीस्ट इतनी एनर्जी, यानी ये आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि कम अज़ कम आप एटलीस्ट इतनी एनर्जी उसको देंगे इलेक्ट्रॉन को इन द फर्स्ट ऑर्बिट, सो इट कैन लीव द फर्स्ट ऑर्बिट, और ये बाहर आ सकता है अगर आपने उसको रिमूव कराना है फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। द आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, द आयनाइजेशन एनर्जी में बी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन बाय कोलिजन विद एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको कोलिजन करा के किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन से, यानी एक और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कोलाइड कराया। ठीक है, कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन आपने लाके या कोई इलेक्ट्रिक करंट उसके ऊपर फॉल करा दी, तो किसी तरीके से भी आप उसको उतनी एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, वो जो फर्स्ट ऑर्बिट पे मौजूद है, ताकि कम अज़ कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे कम एनर्जी अगर आप उसको देंगे तो वो आयनाइजेशन नहीं कर सकता। ठीक है, सो द मिनिमम पोटेंशियल थ्रू विच दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड सो दैट इट कैन सप्लाई द रिक्विजिट आयनाइजेशन एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। और वो कम से कम पोटेंशियल जिसपे वो एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने फर्स्ट ऑर्बिट से बाहर आ सके, उसको आप उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन है। तस फॉर n = 1 2 3 up to so on वी गेट द अलाउड एनर्जी लेवल्स। इस तरह आप ये तो आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें ना, फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा आप बाकी भी क्वांटाइज हम कह रहे हैं, क्योंकि एनर्जी आपकी क्वांटाइज्ड है, तो आप जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है उसकी डिफरेंट वैल्यूज डाल के आप एनर्जीज को वैल्यूएट कर सकते हैं। बिकॉज ये देखिए, अब इसमें n = 1 करें, सो दिस इज En = -E0/n²। E0 इज कॉन्स्टेंट विच इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, जिसको जो कम से कम इतनी होनी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपने उसकी एनर्जी लिखी है। इतनी एनर्जी आप अगर देंगे इलेक्ट्रॉन को या इससे ज़्यादा देंगे तो वो आयनाइजेशन कर सकता है। तो E0 की तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपको पता है। सो माइनस सारा कुछ किस पे डिपेंड करेगा, n पे। अगर आप n को 1 करेंगे सो दिस इज -E0, n को 2 पुट करेंगे सो दिस इज -E0/4, n को 3 पुट करेंगे सो दिस इज -E0/9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और फिर n को 4 पुट करेंगे सो दिस इज -E0/16 अप टू सो ऑन। तो आपने जिस ऑर्बिट की भी आपने एनर्जी निकालनी है वो आप विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी जो आपने कैलकुलेट कर ली है, और n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए n = 1 से तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मिलेगी ना, n = 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। जिस भी ऑर्बिट की आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से, बिकॉज एनर्जीज आर क्वांटाइज, जिस तरह आपने क्वांटाइज रेडियाई की बात की, इस तरह एनर्जीज भी क्वांटाइज्ड हैं। तो आप इस तरह से इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। सो En = -E0, -E0/4, -E0/9, -E0/16 अप टू सो ऑन। तो बिकॉज द एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड, तो आप फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी की हेल्प से n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जीज को एवेल्यूएट कर सकते हैं। द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज इन परफेक्ट एग्रीमेंट विद द वैल्यू प्रेडिक्टेड बाय द बोहर थ्योरी। तो ये आपकी बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी वो होती है जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी उतनी एनर्जी वो अब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। ठीक है, तो उसको उतनी एनर्जी कम से कम अब्जॉर्ब करनी है टू लीव द एटम, तो ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, ये माइनस के साथ आती है, तो इतनी एनर्जी, इसका मतलब उसको अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है ताकि वो एटम को लीव कर सके और आयनाइजेशन एनर्जी दे सके। और जो एक्सपेरिमेंटली ये जो इसने वैल्यू जो है वैल्यूएट की थी बोहर ने, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ फुल एग्रीमेंट के साथ ठीक जा रही थी, यानी उसकी सारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक थी बोहर की। उससे ये पता चलता है जब भी हम फिजिक्स में कोई भी थ्योरी पेश करते हैं तो उस थ्योरी की जब तक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हो जाती तो वो फिर एक लॉ की हैसियत तब तक वो नहीं रख सकती। ठीक है,
सो नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज इन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में, चूंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट यानी n इज इक्वल टू 1 में ही रहता है। एंड इन दिस स्टेट, ये जो स्टेट होती है उसकी ग्राउंड स्टेट कहते हैं या नॉर्मल स्टेट भी कहते हैं। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 यू कैन गेट द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट में आप उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं और उसकी जो रेडियाई है फर्स्ट, जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का, उसकी रेडियाई के फॉर्मूला से आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन द ग्राउंड स्टेट R1। When it is in the higher orbit, अगर आप उसको किसी तरीके से एक्साइट करा दें और वो हायर ऑर्बिट में चला जाए, इट इज़ सेड टू बी एन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक करंट उसके ऊपर फॉल करा सकते हैं, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फॉल करा सकते हैं जो अपनी एनर्जी उसको दे दे और उसे एक्साइट कर दे। जब वो एक्साइट करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी ऑर्बिट से इस तरह से है, ये उसका फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट है। ठीक है, और इस फर्स्ट एनर्जी, ये आपका सेंट्रल न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है इन द फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। अब जब आप इसको किसी तरीके से एक्साइट करा देते हैं, ठीक है, कोई एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कराते हैं, तो ये एक्साइट होकर हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। ये बात हमने कल भी की थी। ये यहाँ से एक्साइट होगा और हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 2 पे चला गया, बट इन द एक्साइटेड स्टेट इट कैन नॉट रिमेन। इस वक्त ये जिस स्टेट में है ये एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, और इस एक्साइटेड स्टेट में इट कैन नॉट रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये 10⁻8 सेकंड का टाइम होता है और उसके बाद दोबारा ये अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है डी एक्साइटेशन के जरिए से। ठीक है, सो द एटम में बी एक्साइटेड बाय द collision with externally accelerated electron, the potential through which an electron should be accelerated so that on collision it can lift the electron in the atom from its ground state to some higher state is known as excitation potential। वो पोटेंशियल की वैल्यू जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को, जो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके स्ट्राइक कर रहा है और उसको एक्साइट करा रहा है, उस पोटेंशियल को आप एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को फॉल करा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन पे और वो अपनी एनर्जीज को प्रोवाइड कर रहा है, जिस पोटेंशियल से आप उसको प्रोवाइड, जो पोटेंशियल आपने उस इलेक्ट्रॉन को दिया है जिससे आके वो अपनी एनर्जीज को ट्रांसफ़र कर रहा है, उस पोटेंशियल को आप एक्साइटेशन पोटेंशियल कहेंगे, क्योंकि फिर वो इसको एक्साइट करा देगा ना इन द हाई एनर्जी स्टेट, तो वो उसकी एक्साइटेशन पोटेंशियल होगी। जब भी वो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन उससे कोलाइड कर रहा है आके, वो किसी ना किसी पोटेंशियल की वजह से आया ना, उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से आया, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप एक्साइटेशन पोटेंशियल कहेंगे, जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए यूज़ हो रहा है इन द हाई एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपने, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। क्वांटाइज्ड रेडियो बोहर एटॉमिक मॉडल कंप्लीटली ही वैसे ही होली सोली ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपने ये जो इसके सारे पोस्टुलेट्स हैं जो हमने पढ़े थे बोहर एटॉमिक मॉडल के, हाइड्रोजन एटम के, ये पोस्टुलेट्स और ये सेकंड पोस्टुलेट की डेरिवेशन की थी, और उसके बाद ये जो आज हमने क्वांटाइज्ड रेडियाई के बारे में बात की है और क्वांटाइज्ड एनर्जीज़ के बारे में बात की है, ये दोनों, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बोहर एटॉमिक मॉडल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये कोई एक भी टॉपिक, यानी आपको वह कह सकते हैं कि डिफाइन बोहर एटॉमिक मॉडल एंड एवेल्युएट द एक्सप्रेशन फॉर द क्वांटाइज्ड रेडियाई। ठीक है, या evaluate the expression for the quantized energies in Bohr atomic model, या evaluate the second postulate of Bohr atomic model, give its postulate and evaluate the second postulate of Bohr atomic model। तो इस तरह से ये बोहर एटॉमिक मॉडल के 2-3 सवाल आपको बना के वो दे सकते हैं, एनर्जीज की फॉर्म में भी दे सकते हैं, रेडियाई की फॉर्म में भी दे सकते हैं, या आपसे वो बोहर एटॉमिक मॉडल की डेफिनेशन के बाद उसके पोस्टुलेट्स की डिस्क्रिप्शन मांग के सेकंड पोस्टुलेट की डेरिवेशन भी आपसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन तमाम पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, student. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can like my channel, share my channel, and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.